दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के। दोस्तों अभी तक हम जो है इस सीरीज़ में क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर जो है पब्लिक एड के क्वेश्चन कर चुके हैं और गवर्नेंस के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा है पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट। पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको आज हम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वही क्वेश्चन हैं जिनको हम अपनी क्लासेस के दौरान पढ़ाते हुए जब देखते हैं चीज़ों को, वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्रैश कोर्स के दौरान जो है वो सभी के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को पढ़ करके, डायरेक्टली पढ़ करके आप जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने एग्ज़ाम में देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको नोट करने की है कि यहाँ आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो एग्ज़ाम में जो आने की संभावना है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में से ज़्यादा संभावना है कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर कुल मिला करके जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से, इन क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ें याद करने की जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं उसको साथ के साथ बताता चलूँगा। आपको बस क्लास में बने रहना है और देखते रहना है। ठीक है, जो मैं चीज़ समझाऊँ उसको समझना है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन है हमारे आज के पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर को लेकर के, यानी कि पावर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पावर का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले दो क्वेश्चन जो हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बेसिक आप छोड़ दीजिए। ये सिर्फ ये बताते हैं कि पावर कहते क्या है, नेगेटिव व्यू एंड पॉजिटिव व्यू, पावर ओवर एंड पावर टू। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। हम चलते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन में। देखिए, शक्ति का सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण किसने दिया, यानी कि पावर का सोशल एंड पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो किसने दी है, तो वो दी है सोशल एंड पॉलिटिकल अप्रोच दी है मैक्स वेबर और रॉबर्ट डाहल ने। इसके बाद जो है पावर ए रेडिकल व्यू बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है स्टीवन ल्यूक्स ने। स्टीवन ल्यूक्स जो हैं उन्होंने ये बुक जो है लिखी है, पावर ए रेडिकल व्यू। इसके बाद स्टीवन ल्यूक्स ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं, यानी कि पावर के कितने रूप बताए हैं। ठीक है, तो स्टीवन ल्यूक्स जो पावर की 3 तरीके से बात करते हैं, 3 डायमेंशन ऑफ पावर। तो उसके अंदर आते हैं पावर एज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप एक एक करके देखिए, पावर एज डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने की जिसके पास पावर है, ठीक है, जो डिसीजन लेता है उसके पास पावर होती है। पावर एज एजेंडा सेटिंग यानी कि जो एजेंडा सेट करता है उसके पास पावर होती है। पावर एज थॉट कंट्रोल यानी कि जो हमारी थॉट को कंट्रोल करता है उसके पास पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 3 रूप बताए हैं शक्ति के, पावर एज डिसीजन मेकिंग, पावर एज एजेंडा सेटिंग, ठीक है, एंड पावर एज थॉट कंट्रोल। तो आपको जो है ये 3 जो हैं तीनों के नाम याद रखने हैं। इसके बाद है शक्ति निर्णय निर्माण के रूप में दृष्टिकोण का विचार किससे जुड़ा हुआ है। देखिए, डिसीजन पावर एज डिसीजन मेकिंग ये जो अप्रोच है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है सोशल एंड पॉलिटिकल अप्रोच के साथ, जिसमें मैक्स वेबर और रॉबर्ट डाहल के विचार आते हैं। ठीक है, तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कौन निर्णय ले सकता है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में, मैक्स वेबर और रॉबर्ट डाहल के साथ में। एजेंडा सेटिंग किसके साथ जुड़ी हुई है, पावर एज एजेंडा सेटिंग ये जुड़ी हुई है एम बाराटाज और पी बैकरैक, इसके बाद टू फेस ऑफ पावर ये पुस्तक किसकी है, और जो ये है ना रेडिकल व्यू जो ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है स्टीवन ल्यूक्स का। ठीक है, ये उनका फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद है टू फेस ऑफ पावर ये बुक किसकी है, टू फेस ऑफ पावर ये बुक किसकी है, तो ये बुक जो है ये बुक है एम बाराटाज एंड पी बैकरैक की। ठीक है, एम बाराटाज एंड पी बैकरैक की।
ठीक है। इसके बाद है शक्ति सोच नियंत्रण के रूप में किसका विचार है, यानी कि शक्ति सोच नियंत्रण। तक शक्ति सोच नियंत्रण मतलब कि पावर एज थॉट कंट्रोल, पावर एज थॉट कंट्रोल, ये किसका विचार है? ये ओरिजिनली तौर पे स्टीवन ल्यूक्स का विचार है कि पावर उन लोगों के पास होती है जो आपकी थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कहते हैं स्टीवन ल्यूक्स। ठीक है। कैपिलरी पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैपिलरी पावर माइकल फूको को जानते हैं, माइकल फूको को जानते हैं, माइकल फूको ही है। ठीक है। तो मिचेल फूको जो हैं, मिचेल फोकल्ट, माइकल फूको नहीं, मिचेल फोकल्ट। ठीक है। तो मिचेल फोकल्ट जो है ये उनका है पावर एज कैपिलरी पावर, पावर कैपिलरी पावर का कॉन्सेप्ट जो मिचेल फोकल्ट का है। इसके बाद है द हिडन प्रजुएंड। ठीक है। द हिडन प्रजुएंड किसकी बुक है? ये है वेनिस पैकर्ड की, वेनिस पैकर्ड की ये किताब आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब से पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर के, द हिडन प्रजुएंड्स। ठीक है। उसके बाद है वन डायमेंशनल मैन, वन डायमेंशनल मैन, ये इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आई है, वन डायमेंशनल मैन। तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है ये आपको याद कर लेना है, और इस क्वेश्चन के आगे जो है ये वीवीआईपी लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद है, और ये जो माइकल फोकल्ट वाला भी था ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, कैपिलरी पावर वाला। इसके बाद है द बेसिस ऑफ सोशल पावर, द बेसिस ऑफ सोशल पावर किसकी किताब है? ये किताब है फ्रेंच एंड रेवन की, फ्रेंच एंड रेवन की। इसके बाद फ्रेंच और रेवन जो ने जो है पावर के कितने बेस बताए हैं? ठीक है। तो पावर के कितने बेस बताए हैं? इन्होंने शुरू में बताए थे 5, उसके बाद 2 और ऐड करते थे, टोटल बताए हैं इन्होंने 7। तो ये 7 होते हैं, 7 के अंदर जो है वो होता है पहले जैसे कि लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट पावर, उसके बाद होता है रेफरेंस पावर, रिवार्ड पावर, कर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, इंफॉर्मेटिव पावर, कनेक्शन पावर। ठीक है। ये इस तरीके के 7 उन्होंने जो है आधार बताए हैं कि 7 आधार पे पावर को डिफाइन किया जा सकता है, फ्रेंच और रेवन ने इनको बताया। इसके बाद शक्ति का, पावर का सोशोलॉजिकल अप्रोच किसने दी है? पावर की सोशोलॉजिकल अप्रोच दी है मैक्स वेबर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद है शक्ति का नियामक दृष्टिकोण। ठीक है। नॉर्मेटिव व्यू, ये नॉर्मेटिव लिखा हुआ है, इसको नॉर्मेटिव कर लेना। ठीक है, ये नॉर्मेटिव व्यू आएगा। ठीक है। नॉर्मेटिव व्यू किसने दिया है? ये दिया है डेविड बीथम ने। ठीक है। तो डेविड बीथम आपको जो है नाम याद कर लेना है। मैक्स वेबर ने जो है राजनीतिक वैधता के 3 स्रोत कौन से बताए हैं? इसको आप बार बार पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी। ठीक है, लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी। तो उन्होंने जो है ये 3 जो हैं किसी भी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के जो है वो रिसोर्स बताए हैं। ठीक है। इसके बाद द लेजिटिमेशन ऑफ पावर पुस्तक किसकी है? द लेजिटिमेशन ऑफ पावर बुक किसकी है? तो ये है डेविड बीथम की, डेविड बीथम की। इसके बाद लेजिटिमेशन क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक किसकी है? लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक है हैबरमास की, लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है हैबरमास की। ठीक है, तो आपको याद कर लीजिए किताब। इसके बाद गवर्नमेंट ओवरलोड का कॉन्सेप्ट किसका है? गवर्नमेंट ओवरलोड, गवर्नमेंट ओवरलोड का एंथनी किंग्स और रिचर्ड रोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट ओवरलोड क्या है? इसको वीआईपी कर लेते हैं, वीवीआईपी तो नहीं करते हैं। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। प्राधान्य की अवधारणा, यानी कि हेजमनी का कॉन्सेप्ट किसका है? हेजमनी, हेजमनी का कॉन्सेप्ट है एंटोनियो ग्राम्सी का। ठीक है। इसके आगे लिख लीजिए बेशक वीवीआईपी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है प्राधान्य बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका कौन सा वर्ग निभाता है? तो वो निभाता मध्यम वर्ग बोलते हैं उसको, ये मिडल वर्ग बोलता है, या फिर उसको कहते हैं कि हम सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी। तो ये भी जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए वीवीआईपी क्वेश्चन है ये भी। वार ऑपोजिशन किसके का विचार किसका है? ये भी ग्राम्सी का विचार है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। सक्रिय क्रांति यानी कि एक्टिव रेवोल्यूशन जो है किसके द्वारा की जाएगी? पूंजीपति वर्ग द्वारा। ठीक है, तो सक्रिय रेवोल्यूशन जो है वो पूंजीपति वर्ग द्वारा लाई जाएगी, ये भी ग्राम्सी का ही है। आइडियोलॉजी शब्द को किसने कॉइन किया? आइडियोलॉजी शब्द को एंटोनियो डेस्टू डे ट्रेसी, एंटोनियो डेस्टू डी ट्रेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइडियोलॉजी शब्द किसने कॉइन किया? फैक्चुअल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वीवीआईपी लिख लीजिए। इसके बाद आइडियोलॉजी शक्ति का ही एक रूप होता है, ये किसने कहा था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी जो है वो पावर का ही एक रूप है, ये किसने कहा था?
ठीक है, ये कहा था कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी कर लीजिए इन क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद मार्क्स और एंगल्स के अनुसार आइडियोलॉजी को अपने शासन को न्याय संगत साबित करना क्या कहलाता है? तो फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। फॉल्स कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट वीवीआईपी लिख लीजिए। आइडियोलॉजी के तौर पे ये कहते हैं कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। आइडियोलॉजी को किसने फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा है? वो कहा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। इसके बाद है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, किसकी बुक है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह है कार्ल मैनहाइम की 1929 में लिखी गई बुक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का दृष्टिकोण किसने दिया है? ये भी कार्ल मैनहाइम का ही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इनकी किताब है, इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो आपको याद कर लेना। इसके बाद है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसका आइडिया है? ये आइडिया है डैनियल बेल का। तो डैनियल बेल का नाम याद रखना है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी से रिलेटेड। एंड ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड किसका है? ये आ गया एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये है फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है। वीवीआईपी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ये जितने भी अभी आए हैं पावर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कोई कहीं पे घूम मत जाना, पावर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद और चलते हैं, पावर के क्वेश्चन और भी देखते हैं। लिबरल्स जो हैं, लिबरलिस्ट जो हैं, उन्होंने शक्ति को कैसा माना, यानी कि उदारवादियों ने शक्ति को किस रूप में देखा है? इन्होंने देखा है शक्ति संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में है। तो जो भी आइडियलिस्टिक व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि शक्ति जो है वो संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर होती है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर होती है। ठीक है, ये थे लिबरल्स के अनुसार। आगे देखते हैं मार्क्सवादियों के अनुसार पावर का मतलब क्या है। मार्क्स ने शक्ति का कैसा रूप माना है? कार्ल मार्क्स ने पावर को किस रूप में देखा? कार्ल मार्क्स ने जो वो शक्ति को उत्पादन के संबंध के रूप में देखा है कि प्रोडक्शन रिलेशन जो हैं वो जिसके हाथ में है शक्ति उसके पास है। कार्ल मार्क्स ये कहता है। ठीक है, जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा वही शासन करता है, यही बात मैंने जो बोली है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन रिलेशंस, यानी कि जिसका उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल है वो जो है शक्ति रखता है, उसके पास शक्ति होती है। तो ये बात बोलते हैं कार्ल मार्क्स। इसके बाद आते हैं हम, शक्ति को आधिपत्य की संख्या किसने दी है? शक्ति को आधिपत्य की संख्या दी है ग्रामसी ने, आपको याद रख लेना, ग्रामसी ने। पूंजीवादी व्यवस्था में जो है राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग बाध्यकारी नौकरशाही, पुलिस, न्याय और सेना के द्वारा किया जाता है, ये किसने कहा है? ये कहा है अल्थ्यूजर ने। ये भी मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, अल्थ्यूजर जो है ये भी मार्क्सिस्ट हैं। इस पर शक्ति अवैयक्तिक सामाजिक संरचना का परिणाम है। ठीक है, शक्ति किसका परिणाम है? अवैयक्तिक सामाजिक संरचना परिणाम है निकोलस पुलांज। निकोलस पुलांज आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, ये बुक किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है ये, निकोलस पुलांज की किताब है। ये भी नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ठीक है, रिविजनिस्ट भी बोला जाता है इनको। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये किसकी किताब है? ये द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, रॉल्फ मिलीबैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को वीवीआईपी कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि अगर इतने वीवीआईपी, किताब ही किताब वीवीआईपी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो है किताबें ऐसे नहीं पूछी जाती, एक किताब पूछ ली, एक साइड में 4 किताब होंगी, उसके साइड में ही बिल्कुल 4 नाम होंगे, उनको आपको मैच करना होगा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कौन से सही है, फिर आंसर बनेगा। तो इसलिए जो है अगर 4 क्वेश्चन भी आ गए तो 16 किताबें हो गई। ठीक है, तो 16 किताबें आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें ऐसा होता है कि अगर एक भी किताब आती है तो हो सकता है आप आंसर ठीक कर देंगे। ठीक है, फिर है नारीवादियों को, यानी कि फेमिनिस्ट क्या कहते हैं शक्ति के बारे में। नारीवादियों के अनुसार शक्ति क्या है? पितृसत्ता को शक्ति का केंद्र मानती है। यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो जो है पैट्रियार्की सिस्टम को जो है वो पावर का सेंटर मानती है। इसके बाद है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, किसकी बुक है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आती है लगभग। कैट मिलेट की किताब है, हर बार पेपर में फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग मिल जाती है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट की किताब है। ठीक है, फिर राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है, कथन किसका है? यानी कि राजनीतिक संबंध संरचना पर आधारित है, यानी कि शक्ति संरचना पर, यानी कि राजनीतिक शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है। ठीक है, तो ये बात किसकी है? ये कैट मिलेट की है, जिनकी किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इसके बाद है पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं पावर के बारे में? पोस्ट मॉडर्निस्ट
यानी कि अभी जो उसके बाद में जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म में मिचेल फोकल्ट, कैपिलरी पावर, ये ऊपर भी आया था, ये है मिचेल फोकल्ट का विचार। मिचेल फोकल्ट याद रख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किसकी किताब है? द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किताब है मिचेल फोकल्ट की ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब, ठीक है, याद रख लेनी है। इसके बाद पावर को ज्ञान के रूप में किसने माना, यानी कि पावर एज नॉलेज, ये मिचेल फोकल्ट, ये भी मिचेल फोकल्ट ही है, ठीक है। पावर एज नॉलेज, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, पावर को ज्ञान के रूप में मिचेल फोकल्ट ने। शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठा का निर्माण, ठीक है, यानी कि शक्ति के द्वारा आत्मनिष्ठा और पहचान का निर्माण होता है, ये किसने कहा? मिचेल फोकल्ट ने। मिचेल फोकल्ट पे बात चल रही है अभी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, पुस्तक किसकी है? द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये बुक भी जो है फोकल्ट की किताब है। किसके अनुसार शक्ति नॉन जीरो सम गेम है, यानी कि नॉन जीरो सम गेम है, ये है बहुलवादियों, प्लूरलिस्ट के अनुसार जो है, प्लूरलिस्ट लोगों के अनुसार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको याद रखना नॉन जीरो सम गेम, ये गेम थ्योरी से निकल करके आया वो कॉन्सेप्ट है। किन के अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है? विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार सेक्शनल होती है, विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार, ठीक है। ये क्वेश्चन थे लगभग 50 क्वेश्चन। हमने किस चीज़ से देखे? ये हमने देखे थे सारे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं राइट्स के ऊपर। राइट्स के ऊपर बात करते हैं कि राइट्स के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो राइट्स यानी कि अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कौन राइट्स की बात करता है, ठीक है। तो आ जाइए, तो देखिए, किन अधिकारों को प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल कहा है? किन अधिकारों को प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल कहा जाता है? यानी कि कौन से ऐसे अधिकार है जिनको प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल कहा जाता है? वो है नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही जरूरी है। हाउस के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे वीवीआईपी क्वेश्चन आने वाले हैं अभी आपके लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आपके सामने, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? जॉन लॉक क्या मानता है कि प्राकृतिक अधिकार ये हैं? तो जॉन लॉक ने 3 अधिकार बताए हैं। एक बताया है जीवन का, यानी कि लाइफ का अधिकार, दूसरा संपत्ति का यानी कि प्रॉपर्टी का, तीसरा स्वतंत्रता का यानी कि लिबर्टी का। तो यहाँ पे आपको लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, ये 3 जो हैं आपको याद रख लेने हैं। इन तीनों के जो नाम जो है आपको याद होने चाहिए, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, या लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार हैं आपके नेचुरल राइट। ये 3 तरह के होते हैं, जॉन लॉक ने ऐसा माना है। जबकि होब्स क्या मानते हैं? राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि खुद की सुरक्षा का अधिकार, वो होब्स मानते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग एक कंजर्वेटिव थिंकर हैं, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी। एडमंड बर्ग जो है अधिकारों की किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं ऐतिहासिक अधिकारों के अवधारणा से, यानी कि हिस्टोरिकल राइट्स के कॉन्सेप्ट से। हिस्टोरिकल राइट्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कौन? एडमंड बर्ग, जो कि एक कंजर्वेटिव थिंकर हैं। अधिकार मान्यताओं और परंपराओं से जन्म लेते हैं, यानी कि अधिकार जो है वो आपको तब मिलते हैं, आपकी जो परंपराएं हैं और आपकी जो मान्यताएं हैं वहाँ से आपको अधिकार मिलते हैं। कौन मानता है? ये मानता है एडमंड बर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स किसने कहा है? प्राकृतिक अधिकारों को, नेचुरल राइट्स को किसी ने क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, ठीक है, स्टिल्ट्स कहता है। तो कौन है ये बेंथम, ठीक है, जेरेमी बेंथम, ये कहते हैं कि जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन जो अधिकारों की किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं कानूनी अधिकारों की, ये लीगल राइट्स की बात करते हैं। ये कभी भी नेचुरल राइट्स की बात नहीं करेंगे। एडमंड बर्ग, बेंथम और ऑस्टिन, ये दोनों किसकी बात करेंगे? ये लीगल राइट्स की बात करेंगे, यानी कि ये कानूनी अधिकारों की बात करेंगे जो संविधान के अंदर दिए गए हों, सरकार जिनको देगी। फिर आते हैं हेराल्ड लॉस की। अधिकारों की किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण की अवधारणा के अधिकार, यानी कि सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए। बिल्कुल एक एक चीज़ अलग अलग है आपस में इन सभी। फिर स्वेच्छातंत्रवादी अधिकारों का प्रतिपादक किस माने? यानी कि लिबर्टेरियन राइट्स का
प्रोपोनेंट्स एडवोकेट किसको माना जाता है? वो माना जाता है रॉबर्ट नोजिक को। रॉबर्ट नोजिक 1974 में इनकी एक किताब भी आई थी, ठीक है, यूटोपिया के नाम से। उस किताब को आपको याद रख लेना है, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक ने जो है वो लिबर्टेरियन राइट्स के बारे में बात की है, ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म के। इसके बाद है राइट्स आर ऑलवेज पर्टिकुलर। राइट्स आर ऑलवेज पर्टिकुलर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है रॉबर्ट नोजिक ने। रॉबर्ट नोजिक का नाम आपको याद रख लेना है। इसके बाद है फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस एज एप्लीकेशन इन जुडिशियल रीजनिंग। ये पुस्तक किसकी है? फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस एज एप्लीकेशन इन जुडिशियल रीजनिंग, ये है वेस्ली हॉफील्ड की। वेस्ली हॉफील्ड ने अधिकारों के कितने प्रकार बताए हैं? वो बताए हैं 4 प्रकार। राइट्स एज क्लेम, राइट्स एज प्रिविलेज, राइट्स एज पावर, राइट्स एज इम्यूनिटी, ये 4 तरीके के अधिकार हैं। इसके बाद अधिकारों को सक्रिय और निष्क्रिय रूप में किसने विभाजित किया है? ये अधिकार सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये डेविड लाइसन जो है वो इसकी बात करते हैं। फिर लॉरेंस बेकर ने अधिकारों को कितने भागों में डिवाइड किया है? वो 3 भागों में वो डिवाइड करते हैं। एक होता है डेरिवेटिव्स राइट्स, और दूसरा होता है ओरिजिनल राइट्स, और तीसरा होता है कंकरेंट राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल थ्योरी ऑफ राइट्स किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ये है एच.एल. हार्ट और इमैनुअल कांट की विल थ्योरी ऑफ राइट, VVIP कर लेना, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स किसकी है? इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट, इसको VIP कर लेना, जेरेमी बेंथम की है। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट VIP, ठीक है। इसके बाद है कौन से अधिकार हमें संविधान और न्यायपालिका द्वारा दिए जाते हैं? ये होते हैं लीगल राइट, ये आपको सबको पता होना चाहिए। जिन अधिकारों के अंदर कोई हस्तक्षेप ना कर सके वे कौन से अधिकार है? वो आपके नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट, 2 तरीके के राइट होते हैं, ठीक है। 2 तरीके की अवधारणाएं हैं नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव वो होते हैं कि मैं जो चाहूँ मन मर्जी है कुछ भी करूँ, कोई मेरे बीच में नहीं आएगा, वो होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे किसी को नुकसान ना हो, वो होते हैं पॉजिटिव। यानी कि सकारात्मक सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए गए अधिकार कौन से होते हैं? यानी कि आप कहें कि मैं किसी का मर्डर करूँगा, सरकार कहीं कैसे करेगा? तो वो होता है पॉजिटिव राइट, सरकार रोके, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और आप कहें कि मैं तो मर्डर करूँगा, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई कहने वाला है नहीं, ठीक है, तो वो होगा नेगेटिव राइट। इसके बाद है सामूहिक अधिकारों के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? सामूहिक, याद करिए, कम्युनिटेरियन राइट्स। मुख्य प्रतिपादक कौन? मुख्य प्रतिपादक यानी कि विल किमलिका हैं। विल किमलिका एक जो हैं वो मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर हैं, ठीक है। ये मल्टीकल्चर की बात करते हैं और समूह के अधिकारों की बात करते हैं कि समूह जो हैं वह जहाँ रहते हैं उनके अधिकार होने चाहिए, ठीक है। पीटर सिंगर किन अधिकारों के लिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन है, एनिमल राइट्स से रिलेटेड है ये। एनिमल राइट्स की बात कौन करते हैं? पीटर सिंगर, VVIP, ठीक है। इसके बाद है एनिमल लिबरेशन पुस्तक किसकी? ये भी पीटर सिंगर की। एनिमल लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, VVIP कर देते हैं इसको भी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद है अधिकार व्यक्ति की मांग अथवा दावे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये पेपर में आती है, बहुत बार पेपर में आती है। अधिकार व्यक्ति की मांग या फिर उसके दावे हैं, ठीक है, यानी कि मेरी डिमांड या फिर मेरे दावे हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है TH ग्रीन। ये आपको याद रख लेना है। किसके लिए राज्य एक आवश्यक अच्छाई है? ये कहता है किसके लिए, कौन कहता है कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, जरूरी, ठीक है, जरूरी अच्छाई है, ठीक है, ये कहता है TH ग्रीन। जबकि ये कौन कहता है? ये कमेंट में करके मुझे बताएंगे आप लोग कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किन लोगों ने माना है। ऑप्शन दे देता हूँ, मार्क्सिस्ट मानते हैं, फेमिनिस्ट मानते हैं, लिबरलिस्ट मानते हैं, या कंजर्वेटिव मानते हैं, ठीक है, आपको मुझे कमेंट में करके बताना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं राइट्स ऑफ मैन, पुस्तक किसकी है? राइट्स ऑफ मैन, ये पुस्तक किसकी है? ये है थॉमस पेन की, पिछली बार क्वेश्चन में आई हुई थी, आपको ध्यान दे लेना इस किताब पे, ये इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। तो ये VIP किताब, राइट्स ऑफ मैन। इसके बाद है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पहले पेपर में बहुत आई है ये किताब, ठीक है। तो हेराल्ड लॉस्की की किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, VVIP कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है टेकिंग राइट सीरियसली, पुस्तक किसकी है? सीरियसली पुस्तक किसकी? ये है रोनाल्ड डॉर्किन की। टेकिंग राइट सीरियसली पुस्तक किसकी है? रोनाल्ड डॉर्किन की पुस्तक है, ठीक है। ये भी आपको जो है VVIP कर लेनी है, रोनाल्ड डॉर्किन की किताब है, ठीक है। अफ्रीकी देशों का मानवाधिकारों के घोषणा पत्र का नाम क्या है? अफ्रीका के देशों का मानवाधिकार, अफ्रीका देशों का मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, इसका नाम क्या है? बंजुल चार्टर 1981 में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIP कर लीजिएगा। इसके बाद है मानवाधिकार देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग
अलग अलग है, ये किसने कहा था? मानवाधिकार जो हैं देश और काल के अनुसार वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि भारत में अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान में अलग हो सकते हैं, हरियाणा की सोसाइटी में अलग हो सकते हैं, वो किसी अ, अरब की सोसाइटी में वो अलग हो सकते हैं। तो ये जो है देश काल और परिस्थितियों के अनुसार है, ठीक है। तो ये कहा था किशोर मधुबनी म्यांमार के प्रधानमंत्री, ये इन्होंने कहा था, किशोर मधुबनी म्यांमार के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक किसकी है? माइकल सैंडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीआईपी क्वेश्चन है। इसके बाद मानवाधिकारों का 3 पीढ़ियों में विभाजन किसने किया है? मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों में, ये कारेल वशाक है, चेक गणराज्य के विधिवेत्ता, यानी कि चेक गणराज्य के कोई कानूनविद हैं, उन्होंने इसकी बात की, कारेल वशाक, ठीक है, कारेल वशाक। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां हैं, तो उसके बारे में बात की इन्होंने। कौन कौन सी पीढ़ियां हैं? पहली पीढ़ी कौन सी है? वो पॉलिटिकल राइट्स। दूसरी पीढ़ी कौन सी है? वो सोशल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी कौन सी है? वो है आत्मनिर्णय का अधिकार, खुद अधिकार, ठीक है, स्वस्थ स्वस्थ वातावरण का अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार और सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार, ये है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी, ठीक है। इसके बाद जो है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये बुक किसकी है? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इंपॉर्टेंट किताब है, पिछली बार पेपर में आई थी। ये है सूजन मुलर ओकिन की किताब, सूजन मुलर ओकिन की किताब, वीवीआईपी ही कर देते हैं, इसको याद रख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद है समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंध पर आधारित है, यह कथन किसका? यानी कि समाज की पूरी संरचना जो है वो जेंडर रिलेशंस पे आधारित है, ठीक है, वो है सूजन मोलर ओकिन ने ही ऐसा कहा है। ये भी आपको याद रख लेना है, वीवीआईपी क्वेश्चन। ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं, याद रखना इसको, ठीक है। ये फेमिनिस्ट ने सुजान मोलर ओकेन जो है ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं। तो ये थे आपके राइट्स को लेकर के क्वेश्चन, ठीक है। जो भी हमने 30-35 क्वेश्चन बनते हैं, 35-36 क्वेश्चन जो बने हैं उनको ठीक कर, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जस्टिस की, ठीक है। जस्टिस वाले क्वेश्चन कौन से बनते हैं? जस्टिस से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। जस्टिस से बनते हैं, पहला बनता है न्याय का आशय क्या है, यानी कि न्याय का आशय क्या है? समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है, ये किसने कहा? यानी कि न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना, ये किसने कहा? ये कहा प्लेटो, याद करिए, प्लेटो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, प्लेटो से। ये आपके थिंकर में भी आता है, यही आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी बात कर सकता है, यही आपकी जो है थ्योरी में भी बात कर सकता है। इसके बाद है समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ क्या है? आज के समय पे मूल अर्थ क्या है न्याय का? वो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अरस्तु ने किस न्याय की बात की है? उसने की है संपूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, यानी कि टोटल जस्टिस। संशोधात्मक, ठीक है, उसके बाद वितरणात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात एक व्यक्ति ने और भी की है, कमेंट करके बताइए, आएगा आगे, लेकिन तब तक आप कमेंट करके बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात दूसरा व्यक्ति कौन करता है, ठीक है। ये तो करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, और वो करता है आपके सोशल रिसोर्सेज पे। अरस्तु का न्याय किस तरह का न्याय है? वो समानुपाती, ठीक है, यानी कि ये बात करता है 2:2, यानी कि 2 मुझे तो 2 आपको। समानुपाती मतलब है कि समान व्यक्तियों के साथ समान न्याय, इसका मतलब ये है। जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है, किसने कहा? इंपॉर्टेंट कोट है ये, ठीक है, इसको याद रख लेना है आपको। यह है सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब किसकी है? अर्नेस्ट बार्कर की, इंपॉर्टेंट किताब है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये है अर्नेस्ट बार्कर की, याद कर लेनी है। वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ये बुक किसकी? ये थॉमस पोगे उनकी किताब है। इसके बाद व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है, ये कथन किसका है? व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है, ये है प्लेटो का कथन, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्लेटो के क्वेश्चन और एरिस्टोटल के क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से कहीं भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और प्लेटो से, एरिस्टोटल से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जब क्वेश्चन ना आता हो, यहाँ से आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए, 100% क्वेश्चन आता है इनसे। इसके बाद बेंथम और ऑस्टिन किस न्याय के समर्थक है? ये वैधानिक, वही बात आ गई, ये लीगल एंड कानूनी न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय को पीसमील सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियाई सोशल इंजीनियरिंग किसने कहा? कार्ल पॉपर। सोशल जस्टिस को जो है
पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियाई सोशल इंजीनियरिंग किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने। मार्क्सवादियों के अनुसार न्याय का सही अर्थ क्या है? कार्ल मार्क्सवादी क्या कहते हैं? तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना, यानी कि समाज में सभी व्यक्तियों को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्थिक संसाधन। ठीक है, ये उपलब्ध करवाना ये जो है वो न्याय है, ये मार्क्सवादियों के अनुसार है। वाई सोशल जस्टिस मैटर किसकी पुस्तक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई सोशल जस्टिस मैटर। ठीक है, ये किताब है ब्रायन बैरी की। इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है इस किताब के आने की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद है करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसकी है? ये है रॉबर्ट कोहेन की, रॉबर्ट कोहेन, करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके बाद न्याय का आधार पात्रता योग्यता होनी चाहिए, ये किसने कहा है? यानी कि मेरिटोक्रेसी के आधार पर न्याय होगा, वो होगा रॉबर्ट नोजिक के अनुसार, लिबर्टेरियन थिंकर हैं। रॉबर्ट नोजिक के अनुसार न्याय का आशय क्या है? इसका आशय है 3 नियम। संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, यानी कि संपत्ति वो आपने लीगली अपने पास ली हो, ठीक है, छीनी ना हो। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, यानी कि आपने संपत्ति खरीदी हो तो वो आपकी जो हो वो लीगल होनी चाहिए। उसके बाद है यदि संपत्ति का हस्तांतरण और अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि अगर आपने संपत्ति जो है ट्रांसफ़र करवाई है, किसी से ली है, ठीक है, या आपने कमाई है, तो वो जो हो वो लीगल होनी चाहिए। अगर लीगल नहीं है तो आपके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होगा। ठीक है, नोजिक किस न्याय को किस प्रकार का मानते हैं? मतलब कि नोजिक किसी न्याय को किसी प्रकार का मानते हैं? वो मानते हैं प्रक्रियात्मक न्याय, यानी प्रोसीजरल जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट नोजिक किस न्याय की बात करते हैं? प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, हेयक, ठीक है, हेयक की बात करते हैं। ठीक है, हेयक क्या कहते हैं? लॉ लेजिस्लेशन, उनकी कौन सी किताबें हैं वो देख लें। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये किताब उनकी। रूल्स एंड ऑर्डर, ये उनकी किताब है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये उनकी किताब है। द पॉलिटिकल ऑर्डर मूव फ्री पीपल, ये उनकी किताब है। इसके बाद है सामाजिक न्याय को मृगमरीचिका किसने कहा है? सोशल जस्टिस को मृगमरीचिका किसने कहा? ये कहा हेयक ने। ये इंपॉर्टेंट है, VIP क्वेश्चन है, मृगमरीचिका किसने कहा? कल्याणकारी राज्य का मार्ग की दासता की ओर ले जाता है। कल्याणकारी राज्य का जो मार्ग है, यानी कि जो सोशल मतलब कि वेलफेयर स्टेट जो है वो, उसका जो रास्ता है वो आपको प्रिमिटिव की तरफ लेके जाता है, यानी कि आपको दास बनाता है। तो ये कहते हैं हेयक। ठीक है, इसके बाद है तत्वात्मक न्याय से क्या अभिप्राय है? तत्वात्मक न्याय से क्या अभिप्राय? ये है मतलब कि एलिमेंट्री जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक, तो उसमें कह रहा है कि सोशल जस्ट मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। इसके बाद है अवसर, मटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं आप इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। मटेरियलिस्टिक जस्टिस क्या है? उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी। ठीक है, अवसर की समानता पर आधारित न्याय को क्या कहा जाता है? यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जब की जाए उसके आधार पर न्याय होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सब्सटेंटिव जस्टिस बोलते हैं इसको, तत्वात्मक न्याय, मटेरियलिस्टिक जस्टिस। ठीक है, इसके बाद ये थे जस्टिस से रिलेटेड कुछ जर्नल क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं जॉन रोल्स क्या कहते हैं। जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जॉन रोल्स भी एक ऐसे थिंकर हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आया है। जॉन रोल्स कभी नहीं टलते हैं, उनसे क्वेश्चन कभी नहीं टलता है, हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये है रोल्स का न्याय किसके विचारों पर आधारित है? ये है इमैनुअल कांट। ठीक है, इनकी इमैनुअल कांट की थ्योरी है परपेचुअल पीस थ्योरी, उसको याद रख लेना है। फिर आत्मन साध्य से पहले किसका कथन है? ठीक है, आत्मन साध्य से पहले, ये रोल्स का कथन है। इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे मैं बताता रहूँगा। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट किताब है, ये याद रख लेनी, 1971 में आती है। ठीक है, इसके बाद है जस्टिस एज फेयरनेस, ये रिस्टेंटमेंट। ठीक है, रिस्टेंटेंट। ठीक है, तो ये आगे है, ये जॉन रोल्स की किताब है। ठीक है, जो जस्टिस एज फेयरनेस। इसके बाद विभेदों के नियम पर किसका न्याय सिद्धांत आधारित है? विभेदों के नियम पर जॉन रोल्स का। फिर आच्छादित एकता का सिद्धांत, ये जॉन रोल्स का है। ठीक है, इसके बाद रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का निर्माण किन आधार पर किया है? वो सामाजिक समझौता और अज्ञानता के पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, VIP। ठीक है, क्योंकि उसने क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है इसके अंदर और साथ में वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है उसको लेकर के आया है। ठीक है, यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चन रोल्स के भी इंपॉर्टेंट थे।
इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के ही क्वेश्चन हैं, सेकंड पार्ट है, यहाँ से मैंने अलग से लिखा हुआ है ये वैसे ही, ठीक है, इसको हटा लीजिए। तो इसी के अंदर चलते हैं। अज्ञानता के पर्दे का क्या मतलब है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है, इसको समझिए, ये पूरी 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 कहानी है, इसको समझिए। व्यक्ति को समाज में वर्तमान स्थिति का पता नहीं है, वो फिलहाल में किस कंडीशन में वो नहीं पता होगा। लाभ को बढ़ाना और दूसरों से ईर्ष्या ना रखना, ठीक है, जो लाभ हो रहा है, ठीक है, उसको बढ़ाना है और दूसरों से आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। व्यक्ति तार्किक और नैतिक हैं, ठीक है, समझौता निस्वार्थ भाव से है, व्यक्ति समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता, न्याय तार्किक चयन का परिणाम है, ये इसका मतलब है वेल ऑफ इग्नोरेंस का। रोल्स ने राज्य के कार्यों को किन भागों में डिवाइड किया है, कि राज्य के क्या काम है, वो क्या है, आवंटन, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अलॉटमेंट की बात है, ठीक है, स्थायित्व, स्थानांतरण, वितरण यानी कि ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इन्होंने बात की है, ये इसके काम बताए हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक किसकी है, ये बुक है जॉन रोल्स की, 1993 में आती है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट किताब है। द लॉ ऑफ पीपल्स रचना, ये किसकी है, ये भी जॉन रोल्स की है, ये भी 1993 में आती है। रोल्स ने प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं क्या बताई हैं, यानी कि प्राकृतिक तौर पे प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं वो बताई हैं, बुद्धि एवं स्वास्थ्य, ठीक है, ये हैं। इसके बाद रोल्स के अनुसार सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं, रोल्स के अनुसार सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं, वो हैं अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा और सम्मान, ठीक है, ये हैं आपकी। इसके बाद है रोल्स के न्याय को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है, रोल्स के न्याय को कहा जाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने, भरपाई को पूरा करने वाला। फिर है प्राथमिकता का सिद्धांत में सही क्रम क्या है, प्राथमिकता के सिद्धांत में यानी कि प्राइमरी से आगे की तरफ बढ़ने के सिद्धांत में जो है क्या कहा जाता है, उसका सही क्रम क्या है। पहले समान स्वतंत्रता, यानी पहले समान स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरी उसके बाद अवसर की समानता होनी चाहिए, उसके बाद न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को का कल्याण होना चाहिए, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसके बाद द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, इनकी ये किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस। जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए किसके न्याय का आधार है, रॉबर्ट नॉजिक, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना, वीआईपी है, यानी कि जैसा जो चयन करे, जैसा जिसका चयन किया जाए, किसका है, ये वीआईपी। फिर है स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया, ये इनकी किताब है, ये है वही किताब जो मैं बता रहा था आपको पहले भी, स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक की 1974 में ये किताब आती है, आपको याद कर लेनी है। और ये किताब जो है जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जो 1971 में आई थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रोल्स की, उसके अगेंस्ट लिखी गई किताब थी ये, स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया, उसके रिएक्शन पे लिखी गई। इसके बाद किताब है आफ्टर वर्च्यू, इंपॉर्टेंट, मैकेंटायर, वीआईपी, आफ्टर वर्च्यू वीआईपी किताब है ये, मैकेंटायर की। इसके बाद है हु जस्टिस विच रैशनैलिटी, ठीक है, हु जस्टिस विच रैशनैलिटी किसकी किताब है, मैकेंटायर की, ठीक है, मैकेंटायर, ये भी आपको याद रखना। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वीआईपी है, ठीक है। ये लगभग कम्युनिटेरियन थिंकर शुरू हो चुके हैं आपके ज़्यादातर, अभी कम्युनिटेरियन थिंकर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समुदायवादी थिंकर हैं ये, थोड़ा पहले एक आध क्वेश्चन इसमें जो है ये जस्टिस में आ जाते हैं। स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये भी जो है ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी, माइकल वॉल्जर की है, ठीक है, ये भी आपकी जो है वीआईपी किताब है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, यानी कि जटिल अवधारणा, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, ये भी माइकल वॉल्जर की किताब है और ये पेपर में आता है बार बार, ये कॉन्सेप्ट है उनका कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का। स्फीयर ऑफ जस्टिस भी उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी आपको जो है दोनों याद रख लेना। रोल्स ने किस पुस्तक में समुदायवादियों की आलोचना का जवाब दिया है, यानी कि रोल्स की आलोचना करते हैं समुदायवादी, ठीक है, तो ये समुदायवादी माइकल वल्चर, ठीक है, तो इन्होंने जॉन रोल्स ने इनके द्वारा जो क्रिटिसाइज़ किया गया जॉन रोल्स को, उनका जवाब दिया था, और एक आच्छादित एकता, ओवरलैपिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है, ठीक है, कॉन्शियसनेस का उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल दिया, वो दिया था इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में समुदायवादियों की आलोचनाओं के जवाब देते हैं। इसके बाद है कैपेबिलिटी अप्रोच किसकी है, कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि अमर्त्य सेन, ये कहता है, अमर्त्य सेन कहते हैं कि व्यक्ति को कैपेबल बना देना चाहिए। अपने अमर्त्य सेन ने
किस रचना में कैपेबिलिटी अप्रोच का प्रतिपादन किया? ये थी इनकी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, तो ये इनकी किताब थी। इसके अंदर ये इसकी बात करते हैं, रोल्स के न्याय को सार्वभौमिक संस्थावाद किसने कहा है? ये कहा है अमर्त्य सेन ने। सार्वभौमिक संस्थावाद, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनलिज्म किसने कहा है? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेने हैं, ये जस्टिस के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं समुदायवादियों की। ठीक है, कम्युनिटेरियन थिंकर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। इस समुदायवादियों के मुख्य आर्गुमेंट क्या हैं? समुदायवादी क्या कहना चाहते हैं? इनके आर्गुमेंट को बहुत जरूरी है, ये आर्गुमेंट याद हुए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, ये कहते हैं कि समुदाय एक व्यक्ति की पहचान को सुरक्षित करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्यक्ति को अधिकारों की जो मान्यता वो समुदाय द्वारा दी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति को जो अधिकारों की मान्यता है वो कौन देता है? वो देता है समाज। ठीक है, यानी कि उनका समुदाय, सोसाइटी को भी अलग कर लीजिए, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ये, सिर्फ कम्युनिटी। मान लीजिए आपकी जो जाति है, ये कहेंगे कि आपकी जाति आपको पहचान देती है, आपको अधिकार जो मिल रहे हैं आपकी जाति से मिल रहे हैं, ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। या धर्म की बात, मान लीजिए कि धर्म है, धर्म जाति की बात नहीं करती, ये कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, नाम नहीं लेते ना धर्म का ना कम्युनिटी का, ये समुदाय की बात करते हैं कि कम्युनिटी हो सकती है सोसाइटी में। फिर कहते हैं ये अधिकार सामाजिक है। अगर ये 3 आर्गुमेंट आपको याद रहे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटेरियन का कोई क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप गलत कर पाएंगे, सही रहेंगे, बिल्कुल सही। व्यक्ति हमेशा अपने समुदाय से जुड़ा रहता है। सैंडल ने इसको क्या कहा है? इनकम्बर्ड सेल्फ। ठीक है, व्यक्ति हमेशा अपने समुदाय के साथ अटैच रहता है, उससे जुड़ा रहता है। इसको मेडिकल सैंडल क्या कहते हैं? इनकम्बर्ड सेल्फ, एनकम्बर्ड सेल्फ बोलते हैं इसको, एनकम्बर्ड सेल्फ। इसके बाद है द मलाइसिस ऑफ मॉडर्निटी, किसकी बुक है? द मलाइस ऑफ मॉडर्निटी किसकी बुक है? ये है चार्ल्स टेलर की किताब है। इसके बाद है एसे द डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स, ये किसकी किताब है? ये है चार्ल्स टेलर की किताब। इसके बाद है पब्लिक फिलोसफी, ये किताब किसकी है? ये है माइकल सैंडल की किताब, पब्लिक फिलोसफी। ठीक है, आपको याद रख लेनी, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबें नहीं छोड़नी है कोई भी। ठीक है, एसे द डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स, ये वीआईपी किताब लिख लीजिए, ये भी वीआईपी कर लीजिए, पब्लिक फिलोसफी। इसके बाद रॉबर्ट नोजिक जो है उदारवाद के किन विचारों को अपनाते हैं? रॉबर्ट नोजिक ने जो है लिबरलिज्म के कुछ विचारक हैं उनको अपनाया है, तो ये अपनाते जॉन लॉक और एडम स्मिथ को जो ये अपनाते हैं। नोजिक किस तरह के राज्य की बात करते हैं? ये कहते हैं मिनिमल स्टेट की, ये बहुत जरूरी है। नोजिक किस तरह के स्टेट को लेकर के आते हैं? ये कहते हैं मिनिमल स्टेट, कम से कम। ठीक है, सूक्ष्म स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी किसकी है? कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी की अवधारणा किसने डेवलप की? ये की रॉबर्ट नोजिक ने। कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो अवधारणाएं हैं वो रॉबर्ट नोजिक के द्वारा दी गई है। नोजिक के अनुसार कौन सी एजेंसी जो वो स्टेट का निर्माण करेगी? वो निर्माण करेगी डोमिनेंस प्रोटेक्शन एजेंसी। आपको याद रखना कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना, किसने दिया? ये दिया रॉबर्ट नोजिक ने। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रॉबर्ट नोजिक है। नोजिक ने संपत्ति प्राप्त करने के कौन से तरीके बताए कि संपत्ति आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? वो कहता है कि वैध तरीके से संपत्ति हासिल कर सकते हैं। वैध तरीके से यानी कि आप कमा सकते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपने कमाई है वो आपकी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका कहता है कि आपने संपत्ति जो है वो किसी से ले ली है, लेकिन वो लीगली ली है कि आपने उसको पैसे दे दिए हों, उसके बदले में कुछ दिया हो, वो लीगल ट्रांसफर होना चाहिए। 2 तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद है द फाउंडेशन हेड, किसकी बुक है? द फाउंडेशन हेड, ये किसकी बुक है? एयान रैंड की बुक है, इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, आ सकती है पेपर में। ठीक है, एटलस सर्ग्ड पुस्तक किसकी है? एटलस सर्ग्ड एयान रैंड की, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है, ये दोनों किताबें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन जो हैं कम्युनिटेरियन वाले खत्म होते हैं। इसके बाद आते हैं इक्वलिटी को लेकर के क्वेश्चन। ठीक है, इक्वलिटी को लेकर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये जो क्वेश्चन खत्म हुए हैं, हम जो है इन क्वेश्चन को यहीं तक खत्म करते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को जो है हम जो है वो कल करने की कोशिश करेंगे। कल जितने भी होंगे हम उसको कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, कल जितनी भी थ्योरी बच गई हैं उन सभी थ्योरीज को जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो है हम इसको इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको किस तरीके की और चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे जो क्रैश कोर्स के अंदर हम जो क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं, इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप फॉलो करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इनको याद करके अच्छा प्रभाव आप एग्जाम में देख सकते हैं अपना। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।